चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक जिसे हम फाइनेंस बिल बोलते हैं, और अभी हमारे चल रहा है बजट एवं राजकोषीय नीति से संबंधित यहाँ पे क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ चुके हैं और अभी हम देखेंगे वित्त विधेयक के बारे में। और ये हम देखें तो अभी हमारा जो कंप्लीट बजट एवं राजकोषीय नीति यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। साधारण रूप से अगर देखें तो जो वित्तीय मामले होते हैं, वित्तीय मामले मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड जो मामले होते हैं, जैसे कि अगर बात करें राजस्व की, ठीक है, राजस्व की बात करें तो ये जो रेवेन्यू होता है, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर होता है, उससे संबंधित जो विधेयक होते हैं, राजस्व और व्यय से संबंधित जो विधेयक होते हैं उनको बोला जाता है वित्तीय विधेयक। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जब धन विधेयक में साधारण विधेयक के भी उपबंध जोड़ दिए जाते हैं तो उसे वित्तीय विधेयक कहा जाता है। मतलब धन विधेयक में क्या किया जाता है, साधारण विधेयक के भी अगर उपबंध जोड़ दिए जाते हैं, उपबंध मतलब जो भी प्रावधान होते हैं उनको अगर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वित्तीय विधेयक। और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर, संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में किया गया था। सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। सभी धन विधेयक क्या होते हैं, वित्तीय विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते, ये चीज़ आपको याद रखना है। और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। साधारण विधेयक के समान इसे दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक होता है। राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। दोनों सदनों में असहमति होने पर जो संयुक्त बैठक है उसका भी प्रावधान होता है। और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए सदन में लौटा सकता है, सदन में लौटा सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि आपको पता है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों की सहमति आवश्यक है किसी भी विधेयक को यहाँ पे पास करने के लिए, ठीक है। कोई कानून बने या कोई विधेयक पास हो, अध्यादेश हो, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे तीनों जन की सहमति यहाँ पे आवश्यक होती है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वित्तीय घाटे से संबंधित, यानी कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट, जिसे हम वित्तीय घाटे के प्रकार के रूप में जानते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से देखें, प्राथमिक घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, यहाँ बजटीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, मौद्रिकृत घाटा और क्रियात्मक घाटा। तो पहला देखेंगे बजटीय घाटा। बजटीय घाटा यानी बजटरी डेफिसिट जिसे बोलते हैं, यानी कि जब बजट के विवरण में कुल प्राप्तियों की मात्रा, जो प्राप्तियों की मात्रा क्या होती है, जो व्यय है, कुल व्यय की मात्रा से अधिक होती है, यानी कि प्राप्तियां जो है बढ़ गई है किससे, व्यय से, तो प्राप्तियों की मात्रा अधिक है व्यय से, तो उसे बजटीय घाटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राजस्व घाटा की, तो यहाँ देखिए राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट इसको बोलते हैं। तो जब जो प्राप्तियाँ होती है, ठीक है, राजस्व जो प्राप्तियाँ होती है कुल राजस्व व्यय से कम होती है, यानी कि अभी कम हो गई, यहाँ पे ज़्यादा थी, अभी जो है क्या हो गई, व्यय से कम हो गई, तो व्यय से कम हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा इसको बोला जाता है। फिर राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो राजकोषीय घाटे के अंतर्गत जब जो सरकार है यानी गवर्नमेंट है, कुल व्यय मतलब दोनों आते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, कुल व्यय और तथा उसकी कुल आय मतलब राजस्व आय और कुल जो पूंजीगत आय है दोनों। तो यहाँ देखिए जो सरकार का जो कुल व्यय है, व्यय क्या होता है, कुल आय से अधिक होता है, कुल व्यय जो है कुल आय से अधिक होता है, तो इसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं। जबकि हमने पहले देखे हैं सिर्फ जो राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें, यानी बजटीय जो चीज़ है, यानी कुल प्राप्तियों की मात्रा जो होती है कुल व्यय से अधिक होती है तो वो कहलाता है बजटीय घाटा, और कुल व्यय की मात्रा अगर अधिक है राजस्व की कुल व्यय की मात्रा अधिक है तो राजस्व घाटा। परंतु राजस्व और पूंजीगत जो व्यय होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किससे, राजस्व और पूंजीगत आय से या प्राप्तियों से, तो वो कहलाता है राजकोषीय घाटा। फिर प्राथमिक घाटा होता है, अच्छा, राजकोषीय घाटे को फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। फिर प्राथमिक घाटे की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें तो जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, यानी राजकोषीय जो घाटा निकला फिस्कल डेफिसिट, उससे ब्याज की जो अदायगी है उसको अगर माइनस कर दिया जाएगा तो उसे बोला जाता है प्राथमिक घाटा। और तीसरा मतलब नेक्स्ट जो होता है मौद्रिकृत घाटा, जिसे मोनेटाइज डेफिसिट बोला जाता है। जब घाटे की स्थिति वित्तीय व्यवस्था को नोट निर्गमन के द्वारा पूरा किया जाता है, यानी कि जब घाटा हो जाता है तो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, नोटों का निर्गमन किया जाता है, नोट निर्गमन के द्वारा इस घाटे को पूरा किया जाता है, तो इसे मौद्रीकृत घाटा बोला जाता है, ठीक है, मौद्रीकरण या मौद्रीकृत घाटा इसको बोला जाता है। फिर एक और होता है क्रियात्मक घाटा। क्रियात्मक घाटा का मतलब स्फीति या जो भी स्फीति होती है समायोजित राजकोषीय घाटे को, समायोजित राजकोषीय घाटे को क्रियात्मक घाटा कहा जाता है। क्रियात्मक घाटा के अंतर्गत सकल राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतिक जो समायोजन है उसको घटाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ बेसिक यहाँ पे फैक्ट्स थे, इनको हमने देख लिए। इसके अलावा हम जो है बजट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ 3 प्रकार के प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं।
कौन कौन से, एक तो भारत की संचित निधि दो आर्टिकल नंबर 266 में देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत विनियोग विधेयक भी हमको देखने मिलेगा। भारत का सार्वजनिक लेखा 266 के 2 में देखने को मिलेगा। भारतीय आकस्मिक निधि 267 में देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए भारत की संचित निधि की अगर बात करें तो इस कोष की समस्त प्राप्तियों को जमा के अंतर्गत तथा समस्त भुगतानों को व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत विनियोग विधेयक भी आता है, जो कि विनियोग विधेयक आर्टिकल नंबर 114 में यह स्पष्ट किया गया है कि संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसके साथ ही हम देखें तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 266 का 2 यानी भारत का सार्वजनिक लेखा और भारत सरकार द्वारा या जो है इसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक राशियाँ, मतलब इनमें उन राशियों को छोड़ दिया जाता है जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है। तो ये जो होती है सार्वजनिक लेखा से संबंधित जो है ये देखने को मिलती है। भारतीय जो आकस्मिक निधि की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 266 में ये देखने को मिलता है, 67 में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आकस्मिक निधि है उसके बारे में बात करें तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान द्वारा संसद को भारतीय आकस्मिक निधि यानी कि कंटेजेंसी जो फंड है उसकी स्थापना देखने को मिलती है और अधिकृत रूप से ये स्थापना की गई है, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियाँ जमा की जाती है। 1950 की अगर बात करें, वर्ष 1950 की, तो इसमें भारतीय संसद द्वारा भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया और इस निधि को किसके नियंत्रण में रखा जाता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में देखने को मिलती है। संसद द्वारा अनुमति देने से पूर्व किसी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति इसमें से अग्रिम भुगतान भी कर सकता है। तो ये 3 प्रकार के प्रावधान है, किसके अंतर्गत, बजट के प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। तो हमने तीनों चीज़ें यहाँ देखें। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, बजट के प्रकार। बजट के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो जो बजट है यानी टाइप्स ऑफ बजट है, बजट की जो प्रक्रिया है उसके दौरान विभिन्न प्रकार के जो है सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी कल्याणकारी स्वरूप, देश के हित आदि के आधार पर बजट के अनेक प्रकार यहाँ विकसित हो गए हैं। जैसे कि अगर बात करें आम बजट है, निष्पादन बजट है, परिणाम उन्मुख बजट है, लैंगिक बजट है, शून्य आधारित बजट। तो ये 5 प्रकार के बजट हम देखेंगे। तो आम बजट को एक प्रकार से जनरल बजट भी बोला जाता है, जनरल बजट या ट्रेडिशनल बजट इसको बोला जाता है। तो वर्तमान समय में आम बजट जो है, आम बजट का प्रारंभिक रूप पारंपरिक बजट कहलाता है, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, इस पर जो है वित्त मंत्रालय नियंत्रण रखता है, ठीक है, नियंत्रण रखना है वित्त मंत्रालय का। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस बजट में सरकार के आय व्यय का विवरण होता है और इस प्रकार के जो बजट है उसमें सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना खर्च करेगी इसका उल्लेख करती है, परंतु इससे जो है क्या लाभ होंगे इसका विवरण इसमें नहीं दिया जाता। और इस प्रकार के जो बजट है उसका उद्देश्य सरकारी व्यय पर नियंत्रण करना और विकास करना होता है। दूसरा जो होता है निष्पादन बजट, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस बजट इसको बोला जाता है, यानी कि इसको सर्वप्रथम निष्पादन बजट का जो प्रारंभ है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और इसमें किसी कार्य के संभावित परिणाम को आधार बनाकर बजट का निर्माण किया जाता है। भारत में निष्पादन बजट को जो है कार्यपूर्ति बजट या उपलब्धि बजट भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष चीज़ें हमको देखने मिलती है। जैसे आप देखें निष्पादन बजट की मुख्य विशेषता है तो यह है क्रिया उन्मुख जो है बजट या परिणाम उन्मुख बजट इसको बोला जाता है। इसमें सरकार की नीतियाँ और जो कार्यक्रम उसका विवरण होता है और इसमें व्यय की मदों के स्थान पर किए जाने वाले जो कार्य है उसका अधिक महत्व होता है। इसके अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में किया जाता है। यह पारदर्शी बजट प्रणाली है, अत्यधिक सरल होने के कारण यह आसानी से समझ में आता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो बजट है वो परिणाम उन्मुख बजट कहलाता है। परिणाम उन्मुख का मतलब होता है आउटकम बजट। तो यहाँ भारत में परिणाम उन्मुख बजट जो है मुख्य रूप से वर्ष 2005 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था और जिसके अंतर्गत इसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों ने जो है किस प्रकार उपयोग किया ये चीज़ें देखने को मिलती है। और यह जो बजट है सभी मंत्रालय एवं विभागों के कार्य प्रदर्शन हेतु एक मापक का कार्य भी करता है। जैसे कि सेवा है, विनिर्माण प्रक्रिया है, कार्य क्रियान्वयन एवं उनका मूल्यांकन कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने में इसमें सहायता मिलती है। फिर एक और होता है लैंगिक बजट, जिसे जेंडर बजट बोला जाता है। तो इस बजट के द्वारा जो है जो महिला होती है, फीमेल जो पर्सन होते हैं, महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रमों हेतु प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। फिर होता है शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस्ड बजट इसको बोला जाता है। तो शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का जो है निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है। शून्य आधार पर किया जाता है मतलब हम देख सकते हैं यहाँ मुख्य रूप से क्या किया जाता है, पुराने जो व्यय है उसके आधार पर नए व्यय का निर्धारण नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक कार्य हेतु जो है नए बिंदुओं को निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसे शून्य बजट बोला जाता है। इस बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है, सनसेट बजट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे बजट के कुछ प्रकार हमने देखे।
इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए, जैसे राजस्व बजट है और पूंजीगत बजट, तो थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय शामिल होते हैं, और पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राजस्व में राजस्व बजट जो है सरकार की परिसंपत्ति देयता की स्थिति से संबंधित नहीं होता, बल्कि ये संबंधित होता है। राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि आर्थिक सहायता, जैसे मनरेगा है। यहाँ पे जो होता है पूंजीगत बजट सार्वजनिक निवेश के द्वारा जीडीपी में समृद्धि पर केंद्रित होता है। फिर राजस्व बजट में उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियों की कमी देखने को मिलती है। यहाँ पूंजीगत बजट में उच्च पूंजीगत प्राप्तियाँ, उधार तथा विनिवेश, सरकार को राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियाँ, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बजट के निर्माण जो है, निर्माण में भूमिका की अगर बात करें, नीति आयोग की मुख्य भूमिका होती है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलाते हैं, कैग बोला जाता है इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये सभी चीज़ों की यहाँ पे, सभी लोगों की यहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका होती है। बजट के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ मुख्य जो प्रकार है, जैसे यहाँ देखें तो एकल बजट इसको बोला जाता है। एकल बजट यानी सिंगल बजट होता है। तो देखिए ये जो है एक प्रकार से जो बजट के अन्य प्रकार है, जिस सेकेंडरी लेवल पर बजट कहलाते हैं, सेकेंडरी बजट इनको बोला जाता है। इसके अंतर्गत एकल बजट आता है, मद आधारित बजट आता है, बहुल बजट आता है, घाटे का बजट, अनुपूरक बजट, पूरक बजट। तो एकल बजट मतलब यहाँ सिंगल बजट इसको बोला जाता है। इसमें सरकार के कार्यों एवं विभागों हेतु एकीकृत बजट बनाया जाता है, जिसमें सरकार के समस्त आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण होता है। इस प्रकार के बजट संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, यूएसए और ब्रिटेन में देखने को मिलता है। मद आधारित बजट की अगर बात करें, यूनिट बेस्ड बजट इनको बोला जाता है। और यहाँ देख सकते हैं हम, यह किसी विशिष्ट योजना या मद में व्यय हेतु निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुल बजट की अगर बात करें, मल्टीपल बजट जिसे बोला जाता है, इसमें किसी विशिष्ट योजना हेतु आवंटन करने के स्थान पर प्रत्येक विभाग हेतु अलग अलग जो आवंटन दर्शाते हुए बजट का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। घाटे का बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट इसको बोला जाता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था द्वारा इस प्रकार का बजट बनाया जाता है ताकि विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करके निवेश, उधार आदि के द्वारा जो है धन प्राप्त किया जा सके। साथ ही हम देखें दो बजट और हैं जिनको अनुपूरक बजट बोला जाता है। अनुपूरक बजट मतलब सप्लीमेंट्री बजट इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार के बजट अल्पकालिक होते हैं, विशेषकर जिस वित्तीय वर्ष में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं उस वित्तीय वर्ष में सरकार के शेष कार्यकाल के लिए, जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे भारत में भी इसको अपनाया गया था, तो इसे सप्लीमेंट्री बजट बोला जाता है। पूरक बजट की अगर बात करें तो एडिशनल बजट इसको बोला जाता है, यानी आकस्मिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, दुर्घटना, इन सभी से निपटने के लिए आकस्मिक अतिरिक्त व्यय हेतु आकस्मिक बजट यहाँ पे ये पूरक जो बजट है वो देखने को मिलता है। एडिशनल बजट इसको बोला जाता है। तो यहाँ हमको चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं बजटीय दस्तावेज। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। जैसे वित्त मंत्री का यहाँ भाषण होता है, तो वित्त मंत्री ये सारी चीज़ें हम तो पहले देख चुके हैं। जो बजट का जो दस्तावेज है उसके अंतर्गत फिर होता है वार्षिक वित्तीय कथन होता है, बजट का सार होता है, वित्तीय विधेयक होता है, बजट की प्राप्ति होती है, बजट के व्यय होते हैं और अनुदान की मांग होती है। ये सारी चीज़ें हमको बजट के डॉक्यूमेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम जो है एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो है ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ देखने को मिलता है राजस्व का घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, और प्राथमिक जो घाटा है प्राइमरी डेफिसिट, इनमें देख लेते हैं। तो पहला जो होता है यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का अधिक होता है, यानी कि राजस्व घाटा का मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ होता है। और यहाँ देखिए राजकोषीय घाटा का होता है यह कुल प्राप्तियों यानी उधार के अतिरिक्त पर कुल व्यय का अधिक होता है। यानी राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दिया जाता है, और यहाँ देखिए राजस्व आय पूंजीगत आय को यहाँ पे घटा दिया जाता है, और दोनों को यहाँ एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो राजकोषीय घाटा यहाँ निकल कर आता है। यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर है। जैसे प्राथमिक घाटे का अगर बात करें, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। फिर उसके बाद राजस्व घाटा के अंतर्गत यह बजटीय व्यय को प्रबंधित करने हेतु जो सरकार है, सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को प्रकट करता है। दूसरा जो होता है यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार के उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। और प्राथमिक घाटा की अगर बात करें तो यह ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार के उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। फिर राजस्व घाटा में देखिए आप, यह जो होता है उच्च घाटा, जो उच्च राजस्व घाटा होता है निम्न कर जो प्राप्तियाँ होती तथा आर्थिक सहायता पर उच्च व्यय के कारण उत्पन्न होता है, और यह देश में संपूर्ण निर्धनता को प्रकट करता है। पर यहाँ राजकोषीय घाटे में अगर देखें तो उच्च राजकोषीय घाटा उधार के रूप में हम देखें तो देश में राजकोषीय जो अनुशासन है उसके अभाव को प्रकट करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी तथा जो है संवृद्धि की प्रक्रिया को में बाधा डालता है।
फिर प्राथमिक घाटा जो होता है उधार की आवश्यकताओं को प्रकट करता है। जब वर्तमान ऋण पर जो है ब्याज के भुगतान को छोड़ दिया जाता है तो या उसकी अवहेलना की जाती है तो ये प्राथमिक घाटा के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए हमने बजट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट की है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है चर्चा परिचर्चा उत्तर लेखन ग्रुप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और ये बजट वाला जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो बाकी की चीज़ें वो हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। मतलब हमारा जो है MPPSC जो मेंस है, मेंस के अंतर्गत पेपर 2 है, पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट बी उसकी इकाई फर्स्ट हमारी चल रही है। तो इकाई फर्स्ट हमारी जल्दी यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद हम सेकंड यूनिट जो है कंप्लीट करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारी 5 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।